नमस्कार। आज की क्लास हिमालय की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की जो क्लास हिमालय से संबंधित रही है उसमें हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति, उसका विस्तार और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाली क्लास, आज वाली क्लास समझ में आएगी। हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय, परा हिमालय और इसे टेथिज हिमालय, टेथिज हिमालय, टेथिज हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसे परा हिमालय या टेथिज हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये पहला हिमालय है। अब देख पा रहे होंगे कल की क्लास में हमने इस पर विस्तृत तौर पर अध्ययन किया था। कुनलून का हिस्सा है ट्रांस हिमालय। भारत में आप देख रहे होंगे ये रेड कलर की जो लाइनें हैं, 3 श्रेणियां हैं इसके अंतर्गत, ये ट्रांस हिमालय है। तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय है इसे कहते हैं बृहद हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के भी कई सारे नाम हैं। बृहद हिमालय को महान हिमालय, बृहद हिमालय को विशाल हिमालय, बृहद हिमालय को विशाल हिमालय, बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये तमाम नाम जो है बृहद हिमालय के हैं। आज की क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा हिमालय है, बृहद हिमालय की श्रेणी, ये नीले कलर में आप देख रहे होंगे, यहाँ नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से लेकर के और कश्मीर में आप यहाँ देख रहे होंगे नंगा पर्वत, कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्व में नामचा बरवा तक जो सबसे ऊपरी और उत्तरी श्रेणी है उसे बृहद हिमालय कहते हैं। इसे बृहद हिमालय कहा जाता है। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय इसे क्यों कहा जाता है, कल की क्लास में आप लोग इसे देख सकते हैं। बृहद हिमालय चूंकि ये सबसे बड़ा है, विशाल है, इसलिए इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो रेड कलर के बीच में जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसे लघु हिमालय कहा जाता है। इसे लघु हिमालय, लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है और इसी को ही हिमांचली हिमालय कहा जाता है। ये तीनों नाम जो है इसी के हैं। इसके बारे में, और चौथा हिमालय जो है, जो कि ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे निचला, अर्थात हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या कहलाता है, शिवालिक हिमालय कहलाता है। उसको कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय भी कहलाता है, अर्थात सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद उसके नीचे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे ये रेड कलर में लघु हिमालय और लघु हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय। आज की क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से मैंने बताया था कि हिमालय की 3 क्लासेस आप लोगों की होंगी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय आप लोग लिखते भी जाइएगा इसी तरीके से, जैसे जैसे हम जो बताते जा रहे हैं आप उसी तरीके से एक अच्छा नोट्स हमारे साथ साथ बनाते जाइए, और संभव हो तो एक मैप लेकर के आप उसे उसी तरीके से भर लेंगे जिस तरीके से हमने इसमें भरा है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय
की जो उत्पत्ति हुई है, हिमालय के निर्माण से पहले, हिमालय के निर्माण से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। किस तरीके से, हमने दो बार इसके बारे में चर्चा कर रखी है। पहले जब हम लोगों ने पहली क्लास जो हुई थी हम लोगों की, जिसमें भारत की उत्पत्ति या जो भौगोलिक निर्माण की हमने बात की थी, उस वाली क्लास में जो सबसे पहली क्लास है। इसके अलावा कल की क्लास जो हिमालय की क्लास हुई है, उस क्लास में भी हमने बताया था आपके कि गोंडवाना लैंड, ये जो गोंडवाना की चट्टानें थीं और इसका जो टकराव हुआ था किसे, अंगारा लैंड से, अंगारा लैंड से, अंगार लैंड। तो जो फोल्ड हुआ था, इसके बारे में पूरी क्लास हम लोगों ने ले रखी है। तो ये जो फोल्ड हुआ था, ये बेसिकली पहले अंगारा लैंड की साइड में हुआ था। अर्थात इस तरीके से भी अगर इसको देखा जाए तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि ये अंगारा लैंड, टेथिस सागर और ये गोंडवाना लैंड और ये अंगारा लैंड और ये टेथिस सागर, ठीक है ना। मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के दबाव की वजह से टेथिस सागर में जो मलबा अर्थात अवसाद जमा था, इसमें वलय पड़ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो महत्वपूर्ण चीज इसमें यहाँ पर यह है कि जो वलय हुआ था उसमें पहला वलय जो हुआ था, यानी कि जो सर्वप्रथम वलय पड़ा था, वह अंगारा लैंड की साइड में पड़ा था, अर्थात यहाँ पर पड़ा था। और उसके बाद बीच में समतल मैदान, और उसके बाद दूसरा वलय जो पड़ा था वो गोंडवाना लैंड साइड में पड़ा था। तो जो गोंडवाना लैंड साइड में वलय पड़ा, उससे हिमालय का निर्माण हुआ, और जो अंगारा लैंड साइड में वलय पड़ा, इससे कुनलून का निर्माण हुआ था। तो कुनलून का दक्षिणी विस्तार ट्रांस हिमालय है। इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि कुनलून का दक्षिणी विस्तार ट्रांस हिमालय है, अर्थात यह हिमालय से प्राचीन है, हिमालय से प्राचीन है। अर्थात हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीनों से प्राचीन कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर रेड कलर का यहां के लिखा है, ये के मतलब काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय में भारत में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपर काराकोरम, अर्थात ऊपर का मतलब उत्तर, और उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, के मतलब काराकोरम श्रेणी। बीच में एल मतलब लद्दाख श्रेणी, और सबसे नीचे अर्थात सबसे दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में जे मतलब जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में 2 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ट्रांस हिमालय की 2 महत्वपूर्ण चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण चोटी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, K2 से कहा जाता है, K2 गार्डवेन आस्टीन, K2 को गार्डवेन आस्टीन भी कहा जाता है। तो यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका लोकेशन देखिए, स्थिति देखिए, यहां पर है। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ग्लेशियर पर भी बात करेंगे। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, या यूं कहिए ट्रांस हिमालय की प्रत्येक लाइन इसी तरीके से लिखिएगा। काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2। ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 गार्डवेन आस्टीन। प्रत्येक महत्वपूर्ण पर्वतों के नीचे उनकी हमने जो ऊंचाई है वो भी लिख दी है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो K2 गार्डवेन आस्टीन की ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है वो मीटर में नापते हैं। किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है उसे मीटर में नापा जाता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र है और ये समुद्र की सतह है, ये समुद्र की सतह है, और ये समतल जमीन, और उसके बाद मान लीजिए ये हो गया आपका पर्वत, ठीक है ना। तो
किसी भी स्थान की ऊंचाई हम कहां से नापते हैं? समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल किसको कहा जाता है? इसके ऊपरी हिस्से को। समुद्र का जल जहां पर नाव चलता है उसे समुद्र तल कहा जाता है, ऊपर का हिस्सा। और किसी भी स्थान की ऊंचाई हम यहां से एक सीधी लाइन यहां से बनाएंगे और किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है इसी के आधार पर तय होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। प्रत्येक पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से मीटर में नापा जाता है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, ट्रांस हिमालय में दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है वो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी लद्दाख श्रेणी में आता है। लद्दाख श्रेणी में यहां पे स्थित है सबसे पश्चिम में, लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में राकापोसी पर्वत। राकापोसी पर्वत दुनिया का सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी पर्वत है। ठीक है, कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। कारगिल के युद्ध में किस तरीके से हुआ था? ये चोटी तीव्रतम ढाल वाली चोटी, मतलब किस तरीके से? इसकी जो ढाल है, बेसिकली जो पर्वत होते हैं उनमें ढाल कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन राकापोसी की अगर हम बात करें तो राकापोसी का जो ढाल है वो इस तरीके से, मतलब बहुत तीव्र ढाल है इस तरीके से। ठीक है ना, कारगिल यहीं पर है। कारगिल जो है राकापोसी जो श्रेणी है इसी के अंतर्गत आता है। आपको याद होगा कि हमारी सेना ऊपर यहाँ पर बैठी हुई थी, सॉरी पाकिस्तान की सेना जो थी वो यहाँ पर थी और हमारी सेना ये यहाँ पर हुआ करती थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। हमारी सेना ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी और पाकिस्तान यहीं से पत्थर गिरा देते थे, हमारी सेना नीचे आ जाती थी। तो यहाँ से बहुत दिक्कतों से इस युद्ध को हम लोगों ने जीता था। कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो इसी के आसपास का क्षेत्र रहा था। तो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में राकापोसी। उसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा, प्रत्येक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन लिखते जाइएगा। K2 के बारे में हम बात कर रहे थे। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, वो भी हिमालय में ही है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है एवरेस्ट, तो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी, पहली दूसरी तीसरी, लगभग विश्व की सर्वोच्च चोटियां, सभी लगभग सर्वोच्च चोटियां जो है वो हिमालय में ही है। पहले दूसरे तीसरा तो हिमालय में ही स्थित है, जैसे कि पहली सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8848.86 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी इसी तरीके से लिखिएगा K2 में कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी तथा भारत की सर्वोच्च चोटी K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है, यह विवादित है। विवादित का मतलब है कि इसकी स्थिति जो है ये POK वाले क्षेत्र में और भारत वाले क्षेत्र में है, तो इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है और कुछ हिस्सा भारत में आता है। तो इसी वजह से अगर सवाल इस तरीके से आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। बिल्कुल आसान जवाब, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, तो पूर्णतः भारत में स्थित कंचनजंगा कहां पर स्थित है? ये देखिए सिक्किम है, ये सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। और अगर हम विश्व के आधार पर देखें तो विश्व की तीसरी और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, तो यह है आपका लद्दाख ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बनता है कि यहां पे मानसरोवर है, इस स्थान पे मानसरोवर है और कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत भी यहीं पे है, कैलाश पर्वत भी यहीं पे है। काराकोरम श्रेणी का लिख लीजिएगा, काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार, ये इस तरीके से काराकोरम श्रेणी जो दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे ये तिब्बत में आ जाता है। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत की तरफ हुआ है, तिब्बत में से कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में
काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। यहीं पे कैलाश पर्वत और मानसरोवर स्थित है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर इसी श्रेणी में स्थित है। मानसरोवर से तमाम नदियां निकलती हैं। नदियों वाले अध्याय में इसको हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदी है वह सिंधु नदी। सिंधु नदी इस तरीके से प्रवाहित होते हुए और लद्दाख और जास्कर के बीच में मध्य से होते हुए और यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो एक सवाल पूछा जाता है इस तरीके से, नदी में भी ये सवाल बनता है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। और जास्कर श्रेणी के उत्तर में, जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। ठीक है, दोनों का जवाब सिंधु नदी है। लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ऊपर काराकोरम श्रेणी और बीच में लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शोक नदी। शोक नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है शोक नदी, और शोक नदी इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है, अर्थात काराकोरम और लद्दाख के बीच में। हिमालय में अगर हम पूरे हिमालय की बात करें तो इसमें 15,000 से भी अधिक ग्लेशियर हैं। 15,000 से भी अधिक ग्लेशियर हैं। आप लोगों की परीक्षाओं में कुछ ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है काराकोरम श्रेणी के जो ग्लेशियर हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों की परीक्षाओं में। तो काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियरों में यहाँ पे 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियरों में देखा जाए, इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन है। 72 किलोमीटर का क्षेत्र है ये। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन यहां पर स्थित है। विश्व का पहला जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है लैंडबर्ग फिशर, अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका जो हमारा दक्षिणी ध्रुव लगता है वहां पर स्थित है। तो ये विश्व का पहला सबसे बड़ा है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर है? सियाचिन में है, यहां पर है। लेकिन ये भी विवादित है। 2 तरीके से यहां पर भी सवाल बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 72 किलोमीटर। लंबा भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर, लंबाई के आधार पर अगर आएगा तो विश्व का ये भी दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हो जाता है। इसकी लंबाई ये लंबा स्थित है, 72 किलोमीटर का रेंज है इसका। इसके अलावा विश्व का जो भारत के आधार पर अगर पूछा जाए, ये कैसे होगा? सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, निर्विवादित तौर पर बिल्कुल ठीक है ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल इस तरीके से आ जाए कि पूर्णतः भारत में स्थित, जैसे कंचनजंगा को लेकर के सवाल बना था, इसी तरीके से पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। ये आपका यहां पर स्थित है, ससाइमी ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी में ही ससाइमी ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं हमने यहां पर लिखे हैं, ठीक है ना, आप यहां पर देख सकते हैं। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर 72, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यहीं पे नोट में डाल के इसको लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर लैंडबर्ग फिशर अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये विश्व का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है, ठीक है। और भारत का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा, भारत का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर। दूसरा ससाइमी ग्लेशियर, ठीक है, निर्विवादित तौर पे, अर्थात पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर। ठीक से याद रखिएगा, पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद काराकोरम श्रेणी में हिस्पर ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर और बाल्तोरा ग्लेशियर,
ये दोनों जो ग्लेशियर हैं ये भी काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर हैं। ये पांचों ग्लेशियर के नाम ठीक तरीके से याद करना होता है आप लोगों को। परीक्षाओं में यहाँ ग्लेशियर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं इसमें गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, इसके अलावा गंगा मतलब भागीरथी निकलती है, और यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है, और सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर जहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं, जो आगे चल करके अलकनंदा बनती है और फिर आगे चल करके वो भागीरथी में मिलकर के गंगा बनाती हैं। तो ये दोनों नदियाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकलती हैं? सतोपथ ग्लेशियर से। ये तीनों महत्वपूर्ण ग्लेशियर है कहाँ के? उत्तराखंड के, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के भी ग्लेशियर ठीक से याद रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं उनको भी याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। ये रहा है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हम बात करेंगे बृहद हिमालय पे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और ट्रांस हिमालय से बच रहा है। ट्रांस हिमालय और ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यानी कि ऊपर ये ट्रांस हिमालय है और ये तिब्बत का पठार, यहाँ पे तिब्बत का पठार। तो यहाँ पे यानी कि काराकोरम श्रेणी के उत्तर में, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में ये एक क्षेत्र बनता है, यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है जो कि तिब्बत में लगता है, जो कि तिब्बत का पठार है। सवाल पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से किससे अलग होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे लिखा होगा, आप देख रहे होंगे कि ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से इंडस सांपू सटर जोन, इंडस सांपू सटर जोन से अलग होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको यहाँ पर भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें नोट करी हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बृहद हिमालय पे। बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। औसतन ऊंचाई पूछी जाती है, तो बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। इसका विस्तार, बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक हुआ है। ठीक है, नामचा बरवा से लेकर के और पश्चिम में नंगा पर्वत तक हुआ है। ठीक है, इसके बाद बृहद हिमालय और ये ट्रांस हिमालय, ऊपर यहाँ ट्रांस हिमालय दिख रहा है और ये बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में भी एक क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये किससे अलग होता है? सचर जोन के द्वारा। लिख लीजिएगा कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे उच्च, यानी कि इसकी चोटियां सबसे ऊंची हैं। बृहद हिमालय हिमालय की सर्वोच्च तथा उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी श्रेणी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगर ये सवाल पूछे कि हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांस हिमालय। ये सही आंसर नहीं है। ट्रांस हिमालय कुनलून का दक्षिणी हिस्सा है, कुनलून का दक्षिणी विस्तार ट्रांस हिमालय है। हिमालय की जब बात करेंगे तो बृहद हिमालय हिमालय का सबसे सर्वोच्च तथा उत्तरी श्रेणी है। ये सबसे उत्तर में स्थित है और ये सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा कौन सा है? बृहद हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, सर्वोच्च चोटियां जितनी भी हैं इसी पर है। ठीक है, हिमालय की सर्वोच्च चोटियां इसी पर हैं। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं, आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, ट्रांस हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 है। ठीक है ना, जो कि दुनिया की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे छोड़ दिया जाएगा, इसको नोट में डाल सकते हैं आप लोग। हम लोग सिर्फ बृहद हिमालय की बात करेंगे, अर्थात बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटियां। पहला कौन सा है? एवरेस्ट। पहला है एवरेस्ट। लोकेशन, उनकी स्थिति देखते जाइएगा, मैप में उसे भरते जाइएगा और जो भी उसके बारे में महत्वपूर्ण है उसी के आगे लिखते जाइएगा। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो आप लोग उसी हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो एवरेस्ट कहाँ है? आप ये देख रहे होंगे एवरेस्ट। ठीक है ना, एवरेस्ट की स्थिति नेपाल में है। यहाँ पर है
एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86। ये 86 वही है जो अभी कुछ टाइम पहले 19 के आसपास में ये बढ़ा था, उसको लेकर के चर्चा भी बहुत हुआ था। तो 8,848.86 मीटर ये एग्जैक्ट है। 8,848.86 कहाँ पर है ये? नेपाल में है ये। एवरेस्ट की स्थिति नेपाल में है ये, ठीक है ना। इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में भी आता है, मुख्यतः ये नेपाल में ही है। तो नेपाल में, और इसकी ऊंचाई हो गई 8,848.86 मीटर, ठीक है। हिमालय की, बृहद हिमालय की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। बृहद हिमालय की, ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये पूरे हिमालय की जब हम बात करेंगे, पूरे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बृहद हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय का है, ठीक है ना। तो अगर बृहद हिमालय की बात करेंगे तो इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। और विश्व की तीसरी और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी, तो विश्व की सबसे पहली एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, पूर्णतः सिक्किम में स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर। तो दूसरा है, कहां पर स्थित है ये? भारत में स्थित है, ठीक है। 8,598 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी की स्थिति की अगर हम बात करें तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मकामू। तीसरी सबसे ऊंची चोटी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मकामू। कहां पर है ये? नेपाल। मकामू नेपाल में। बृहद हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, मकामू। कहां पर, कितनी ऊंचाई है? 8,481। तीसरी है मकामू। मकामू कहां पर स्थित है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। 8,481 मीटर बृहद हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बृहद हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी, बृहद हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी देखिए यहां पर है। ये नेपाल है और नेपाल में इसको कहते हैं धौलागिरी। आप देख रहे होंगे इस तरीके से गया है धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। ये बृहद हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई 8,171। चौथी सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और ऊंचाई 8,000 कितनी है? 8,171 मीटर धौलागिरी। पांचवी, बृहद हिमालय की पांचवी सबसे ऊंची चोटी चोऊ। आप यहां देख रहे होंगे चोऊ, पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चो, इसका नाम है चोऊ, ठीक है ना। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, तो स्थिति बनती है इसकी नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 8,153 मीटर, 8,153 मीटर की ऊंचाई है किसकी? चोऊ की। स्थिति क्या है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। अगर बृहद हिमालय की छठी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए वो कौन सी है? नंगा पर्वत। हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी, हिमालय की सबसे पश्चिमी, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कहां पर स्थित है? नंगा पर्वत, कश्मीर में। ऊंचाई कितनी है? 8,126। 8,126। नाम क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है? भारत में स्थित है और भारत में कश्मीर में स्थित है। भारत के 8,126 मीटर, 8,126 मीटर, 8,126 मीटर नंगा पर्वत।
ये छठी सबसे ऊंची चोटी है। सातवीं सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें वो पुनः नेपाल में है, अन्नपूर्णा। आप यहां देख रहे होंगे ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। सातवीं सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ऊंचाई 8078 मीटर, 8078 मीटर। ये सातवीं सबसे ऊंची चोटी है। और आखिरी 8वीं नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। 7817, 7817, 7,000। 8वीं अगर हम सबसे ऊंची की बात करें तो वह है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड। यहां से उत्तराखंड जीएस में से भी एक सवाल बन जाता है, वैसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817, 7817 मीटर की ऊंचाई है नंदा देवी की। ठीक है। 8 सर्वोच्च चोटियां ये हैं आपकी। ठीक है। इसके अलावा एवरेस्ट की अगर हम बात करें, एवरेस्ट, वैसे नामचा पर्वत की ऊंचाई भी यहाँ पर लिखी है 7,782 नामचा पर्वत की ऊंचाई है। ये पूछा नहीं जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नामचा पर्वत से सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत। ठीक है ना। इसी नामचा पर्वत से हिमालय जो है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहीं पे गार्ज बनता है एक, उस पर हम लोग अभी अगली क्लास में शायद बात करें, जब भी हम लोग गार्ज पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे, जब दर्रे पढ़ेंगे तभी इस पर बात होगी। तो खैर ये हिमालय की सर्वोच्च, बृहद हिमालय की सर्वोच्च 8 चोटियां हैं। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मैंने मैप में भी इसको भरा हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। किस भाषा में? तिब्बती भाषा में। ठीक है ना। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। इसे सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है। सागर माथा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। तो ठीक से याद रखेंगे, एवरेस्ट को नेपाल में इसी तरीके से लिखेगा। एवरेस्ट को नेपाल में तिब्बती भाषा में, नेपाली भाषा में नहीं, तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा का तात्पर्य है पर्वतों की रानी। इसके अलावा चूंकि सबसे ऊंचा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सागर माथा। ठीक है ना। इसका एक दूसरा नाम है सागर माथा। एवरेस्ट भी इसका नाम है। नेपाल में इसे एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और नेपाल में ही तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां देखें, बृहद हिमालय की उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, बृहद हिमालय की उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां जो उत्तराखंड में है, यहीं पर सब स्थित हैं। बंदरपुंछ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कॉमेट, इसके अलावा केदारनाथ और भी तमाम प्रकार की पंचाचोली, ये प्रमुख चोटियां हैं। लेकिन ये वो है जो उत्तराखंड से सवाल बनते हैं। उत्तराखंड की बृहद हिमालय की उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, बृहद हिमालय की उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां यहाँ पर 5 लिखी गई हैं। नंदा देवी, बंदरपुंछ, त्रिशूल, बद्रीनाथ और कॉमेट। ठीक है। उत्तराखंड की ये बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग, इसके बाद की जो क्लास होगी हिमालय की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग लघु हिमालय अर्थात इस बीच वाले क्षेत्र के बारे में, जिसमें सबसे अधिक श्रेणियां पाई जाती हैं, घाटियां इसमें पाई जाती हैं, और उसके बाद शिवालिक हिमालय पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।